नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज इंडियन एक्सप्रेस का अंबेडकर से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का फ्रीबीज से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक से संबंधित हिंदू का। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट है बर्ट्रैंड रसल का, द हार्डेस्ट थिंग इन लाइफ इज विच ब्रिज टू क्रॉस एंड विच टू बर्न। जब एथिकल डायलेमा में आपके बारे में आपको लिखना हो ना, तब ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइफ में सबसे मुश्किल चीज़ ये है फैसला लेना, मतलब कौन से ब्रिज को आपको क्रॉस करना है और कौन से ब्रिज को जलाना है, कौन सी आदत को अपनाना है, कौन सी आदत को छोड़ना है। उस सेंस में भी इसे आप ले सकते हो। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो आज ना मेरे मुंह में ना सोर्स है। सोर्स मतलब छाले नहीं हो जाते, जिसे माउथ अल्सर भी कहते हैं। तो इस वजह से ना बोलने में थोड़ा कठिनाई होती है जब माउथ अल्सर के समय। तो आपको ना डिस्कशन जब आप सुनो ना, तो यूँ मत सोचिएगा कि सर क्या विमल जुबा केसरी खा के आज डिस्कस कर रहे हैं क्या, ऐसा मत सोचिएगा। तो इसलिए मैं पहले से आपको बता देता हूँ, थोड़ा माउथ अल्सर की वजह से बीच बीच में कुछ जो चीज़ें होंगी वो आपको थोड़ा अजीब ढंग से सुनेंगी, क्योंकि खुल के नहीं बोल पाते ना माउथ अल्सर में। कुछ जो वर्ड्स हैं उनको ठीक से आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अंबेडकर जी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो 14 अप्रैल को हमने अंबेडकर जी की 131वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। अंबेडकर जी उन चुनिंदा प्री इंडिपेंडेंस लीडर्स में से हैं जिनको देखो आज़ादी के बाद बहुत पॉपुलैरिटी मिली। आज़ादी में उनका जो योगदान रहा, इसके लिए उनको रिकॉग्निशन मिला, रिस्पेक्ट मिली। अंबेडकर को देखो ना सिर्फ दलितों का मसीहा के रूप में जाना जाता है, बल्कि उन्हें मॉडर्न एज के महानतम इंडियंस में से एक माना जाता है। वो भी बाकी नेहरू पटेल जैसे लीडर्स की तरह नेशन बिल्डर थे, लेकिन उनमें एक तरफ और दूसरी तरफ नेहरू पटेल जैसे लीडर्स में ना डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? एक तरफ देखो गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सारे लीडर्स इन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर ने मिड 1946 तक इवन ब्रिटिश रूल को सपोर्ट किया। अंबेडकर चाहते थे कि ब्रिटिशर्स भारत को ना छोड़ के जाएं, क्योंकि उनकी जो प्राइमरी फाइट थी ना वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थी और हिंदू कम्युनिटी में कास्टिज्म के अगेंस्ट थी। उनको ये लगता था अगर ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के चले गए ना, तो हिंदू राज इस्टेब्लिश हो जाएगा और हिंदू राज में ना कुछ कास्ट जो हैं उनके साथ सही व्यवहार नहीं होगा। इसलिए वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के ना जाएं। वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े क्रिटिक थे। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स के भी वो खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉरेन रूल के खिलाफ तो लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही जो कैंसरस डिजीज है ना, अनटचेबिलिटी का, डिस्क्रिमिनेशन का, उसे इन्होंने इग्नोर कर दिया है। गांधी जी से सबसे पहली बार अंबेडकर जब मिले तो उन्होंने कहा, देखो मैं महात्मा और महान लीडर्स में विश्वास नहीं करता। अंबेडकर ने कहा, महात्मास के बारे में हिस्ट्री बताती है कि वो बोलते तो बहुत हैं, लेकिन उससे सिर्फ मिट्टी उड़ती है, कोई खास सुधार लाते नहीं हैं महात्मा टाइप के लोग। लेकिन गांधी जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी अंबेडकर जी के प्रति। अंबेडकर जी का ये मानना था कि देखो पूरे इतिहास में, मतलब काफ़ी एकदम एक्सट्रीम लाइन वो बोलते हैं, पूरे इतिहास में हिंदुओं को शर्म क्यों नहीं आई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के बारे में, ये अभी तक क्यों चलती रही। इसके बाद वो ये भी कहते थे कि महात्मा गांधी जैसे लोग जो महान हैं, उन्होंने कास्ट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट विद्रोह का बिगुल क्यों नहीं बजाया। वो ये मानते थे कि कास्टिज्म अभी तक जो चला आ रहा है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं धर्म की मान्यता जिम्मेदार है। इसलिए एक लेक्चर वो डिलीवर करना चाहते थे, लेकिन डिलीवर नहीं कर सके थे। बाद में वो लेक्चर पब्लिश हुआ एनहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की उनकी बुक में। इसमें उन्होंने हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। 1935 में उन्होंने डिक्लेयर किया
कि मेरा जन्म हिंदू के तौर पर बेशक हुआ है, लेकिन मैं हिंदू के तौर पर मरूंगा नहीं। और सच ये बात है कि अपनी डेथ से कुछ महीने पहले वो अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था, यानी वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन देखो, वो इंडिया के बारे में ना काफ़ी डीपली डिवाइडेड थे। उनका ये मानना था कि हिंदू सोसाइटी है ना बहुत ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है हिंदू सोसाइटी के अंदर, कास्ट में हायरार्की है। उनका तो इवन ये भी मानना था अगर इंडिया में हिंदू राज इस्टेब्लिश हो जाएगा तो कुछ कास्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा, देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। बाद में आपको पता है वो संविधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, और देखो संविधान में उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ को शामिल करवाया, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हर एक इंडिविजुअल के लिए कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी ऐड करवाया। बट देखो बहुत सारे अपने आइडियाज़ को वो संविधान में शामिल भी नहीं करवा सके, जैसे कि हिंदू कोड बिल्स हैं। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को उन्होंने स्पीच दी एक 25 नवंबर 1949 को, एक दिन पहले जब संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। तो उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट जाहिर की संविधान में, लेकिन उसी दिन उन्होंने काफ़ी सारी वार्निंग्स भी दी। सबसे पहली वार्निंग जैसे कि हमने संविधान इस प्रकार से बनाया है, पॉलिटिकल डोमेन में तो हर एक इंडिविजुअल को इक्वालिटी मिल गई है, बट सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में अभी भी इनइक्वालिटी है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है लोगों के पास में, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, इससे धीरे धीरे इसका असर ये होगा कि पॉलिटिकल फील्ड में भी इनइक्वालिटी आ जाएगी। और देखो कुछ कुछ उनकी ये बात सही भी साबित हुई है। आज आप देख लीजिए, जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट हो सकता है, मतलब उसका ज़्यादा दबदबा होता है पॉलिटिकल फील्ड में। दूसरी प्रॉब्लम जिसको उन्होंने हाईलाइट किया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी इन आवर कंट्री। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। वो कहते थे कि देखो जब हमारा देश हजारों कास्ट में डिवाइडेड है तो देश कैसे नेशन बन सकता है। नेशन मतलब कम्युनिटी ऑफ पीपल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ शेड फीचर्स, जैसे कि देखो लैंग्वेज, हिस्ट्री, एथनिसिटी, कल्चर या फिर टेरिटरी। इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम जिसको अंबेडकर ने हाईलाइट किया, वो देखो नेहरू कैबिनेट के मेंबर थे, लॉ मिनिस्टर थे। तो उनका ये मानना था जो प्रधानमंत्री है ना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज पर तो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्शन के इशू पर, सोशल रिकंस्ट्रक्शन यानी समाज में रिफॉर्म्स लाने के प्रति वो ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। तो बाद में उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था, आपको पता है। फिर एक और वार्निंग उन्होंने ये दी, हमारे देश में ना लोग ना हीरो वर्शिपिंग की बहुत आदत है, और ये बात देखो सच भी है। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में ना किसी भी इंडिविजुअल की हीरो वर्शिपिंग हो जाती है अलग अलग फील्ड्स में। उस समय खास तौर पर अंबेडकर का जो इशारा था वो नेहरू और गांधी की तरफ था। इन लीडर्स की लोग बहुत ना हीरो वर्शिपिंग करते थे, ये जो भी बोले बस फाइनल चीज़, इस बात को वो पसंद नहीं करते थे। वो मानते थे कि डेमोक्रेसी में ना हीरो वर्शिपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में हीरो वर्शिपिंग करोगे तो हो सकता है कि आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, लेकिन डेमोक्रेसी में अगर आप हीरो वर्शिपिंग करोगे ना तो हो सकता है कि डिक्टेटरशिप आ जाए। तो हीरो वर्शिपिंग के वो सख्त खिलाफ थे। ये जो हमने 3-4 प्रॉब्लम्स डिस्कस की ना, जिसको अंबेडकर साहब ने हाईलाइट किया था, उन्होंने चेतावनी दी थी कि हमें इन बुराइयों को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है जो हमारे रास्ते में आएंगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप वो गवर्नमेंट प्रेफर कीजिए जो गवर्नमेंट लोगों के लिए हो और जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा हो। यहाँ पर देखो, प्रेफर गवर्नमेंट फॉर द पीपल टू गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप सचेत रहिए ऐसी ऐसी बुराइयों से, यही एक रास्ता है देश को सर्व करने का। अब देखो जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि गांधी के जो विचार हैं वो कितने रेलेवेंट हैं आज के समय में, उसी प्रकार से अंबेडकर के बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि अंबेडकर के जो विचार हैं
वो कितने रेलेवेंट हैं आज के समय में, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फ्रीबी कल्चर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फ्रीबीज का मतलब क्या है? देखो, बिल्कुल एक्चुअल मीनिंग होता है फ्रीबी का जो फ्री ऑफ चार्ज दिया जाए, यानी बिना किसी कॉस्ट के दिया जाए। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले वादा कर लेती हैं कि आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपको एक जूसर मिक्सचर दिया जाएगा, फ्री प्रेस दी जाएगी, वॉशिंग मशीन दी जाएगी। तमिलनाडु में कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रकार के वादे कर लेती हैं। रीजंस क्या हैं? फ्रीबी कल्चर हमारे देश में इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल्स चुन के आने लगे हैं लोकसभा में, विभिन्न स्टेट असेंबलीज में। तो इस वजह से इलेक्शन से पहले फ्री अल्कोहल, दूसरी चीज़ें फ्री में बांटी जा रही हैं। नेक्स्ट, मासिस के बारे में ओपिनियन ये है पॉलिटिकल पार्टीज की कि उनको थोड़ा सा फ्री में दे दिया जाए ना। थोड़ा सा पेन हो रहा है उसको। मासिस के बारे में ओपिनियन ये है पॉलिटिकल पार्टीज की कि उनको अगर फ्री में दे दिया जाए ना तो वो भूल जाएंगे। मतलब उनको नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, बस उनको ये फर्क पड़ता है कि उनको थोड़ा फ्री में मिल जाए। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैगेज। देखो, आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को फ्री की चीज़ें का वादा करती आई हैं वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होकर आती है ना, तो पुरानी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए ज़्यादा बड़े वादे करने पड़ते हैं। यह हमारे देश का कल्चर रहा है। नेक्स्ट है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या काम किया पिछले 5 सालों में, उसको वो छुपा लेती हैं फ्री का वादा करके, ताकि लोगों का जो ध्यान है ना फ्री पे जाए, उन्होंने एक्चुअली में काम क्या किया है उसे वो भूल जाएं। नेक्स्ट है डोमिनो इफेक्ट। अब जैसे देखो, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा किया, जिसे वो निभा रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस है, वहाँ के सीएम ने बोल दिया हम सत्ता में आए तो 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और इलेक्शन के बाद क्या, मतलब उन्होंने तो अनाउंस ही कर दिया कि अभी से हम देना स्टार्ट करेंगे 125 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद फ्रीबीज के पक्ष में आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं कि वैसे भी देखो, संविधान ने ओब्लिगेशन रखी है स्टेट के ऊपर कि वो प्रोएक्टिव मेजर लेंगे वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए। संविधान के आर्टिकल 39B में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई है। नेक्स्ट, वैसे भी हमारे समाज में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, फ्रीबीज दे दी जाती हैं तो समाज में कुछ इनइक्वालिटीज़ कम होती हैं। नेक्स्ट, देखो, मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं ना, बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं, लैंड दे देते हैं सिटीज़, रोड्स, फैक्ट्रीज और डैम डेवलप करने के लिए, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। मतलब डेवलपमेंट का जो लाभ है ना उन्हें मिल नहीं पाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगेंस्ट इमरजेंसीज। जैसे कोविड-19 आया, महामारी के दौरान स्टेट ने जो फ्रीबीज दी उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, मतलब काम चल जाता है गरीब लोगों का अगर सरकार फ्रीबीज देती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पुश। देखो, अगर फ्री चीज़ें मिलती हैं लोगों को तो जाहिर तौर पर जो उनकी सैलरी है उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं ज़्यादा मार्केट में जाके चीज़ें खरीदने के लिए, तो इकोनॉमी को भी एक पुश मिलता है। और देखो, फ्रीबीज वैसे अमीर लोगों को भी मिलती है, मिडिल क्लास को भी मिलती है, लेकिन उसे इंसेंटिव कह दिया जाता है। और गरीब लोगों को जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें कह दिया जाता है कि ये फ्रीबी है। और सोशल स्टेबिलिटी के लिए भी फ्रीबीज ज़रूरी हैं। अगर देखो, जो गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग हैं, अगर वो बहुत गरीब हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे, क्राइम बढ़ जाएंगे, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी समाज में। तो इसके बाद है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द फ्रीबीज। सबसे पहले तो ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट है। लोग सिर्फ ये देख के वोट दे देते हैं कि फ्री में कौन दे रहा है, बाकी सब चीज़ें लोग भूल जाते हैं, तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। नेक्स्ट है फॉल इन प्रोडक्टिविटी। देखो, लोगों को जब फ्री में चीज़ें मिलती है ना तो उनको लगता है कि हमारा काम तो चल ही रहा है, काम कौन करेगा, काम करने की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है फिजिकल स्ट्रेस। अब सरकार जब फ्री में चीज़ें देती है तो फिजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है। जैसे पंजाब का एग्जांपल लीजिए, चलो दिल्ली की तो फिजिकल हेल्थ अच्छी थी, लेकिन पंजाब का के ऊपर तो कर्ज है 3 लाख करोड़ का,
और फिजिकल डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा जब वो 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिस्करेजेस द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। जो लोग देखो टैक्स भरते हैं, अब वो सोचते हैं कि यार टैक्स हम भर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन सरकार हमसे टैक्स लेके दूसरे लोगों को दे रही है, तो ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को डिस्करेज करता है। नेक्स्ट है सेक्टोरल कोलैप्स। कई बार तो देखो सरकार जब फ्रीबीज देती है ना, कई सारे सेक्टर्स पूरे तबाह हो जाते हैं। जैसे किसानों को लोन दिया, अब बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ के अगेंस्ट था किसानों का लोन माफ करना, लेकिन सरकार ने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब सरकार देखो फ्री में बहुत कुछ देती है ना, जैसे फ्री में पानी, फ्री में बिजली, तो रिसोर्सेज का बहुत वेस्टेज हो जाता है। आपको पता है ग्राउंड वाटर कितना नीचे चला गया है पंजाब हरियाणा जैसे इलाकों में, क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे, सब कुछ फ्री है। अब लास्ट में बात आती है किया क्या जाए। सबसे पहले तो देखो आप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को मजबूत करो, ताकि डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगे जाए, ना कि फ्रीबीज के नाम पे। इलेक्शन कमीशन को पावर्स दो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की। नेक्स्ट, सरकार जो पैसा खर्च कर देती है ना फ्रीबीज में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर को आप इंप्रूव करो, आउटकम पे फोकस करो, ना कि आउटले पे। ऐसा नहीं कि टॉयलेट बना दिए तो बस बना दिए। आपको ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि टॉयलेट फंक्शनल है, और ये भी तय करो कि लोग खुले में शौच इत्यादि के लिए जाते थे वो नहीं जा रहे हैं। मतलब आप आउटकम पे फोकस करो, जिस चीज के लिए आपने पैसा खर्च किया वो ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट, ब्लैक इकोनॉमी के मैग्नीट्यूड को आप कम करो। देखो जितना ब्लैक मनी कम होगा ना इकोनॉमी में, उतना ही इलेक्शन के समय जो खुले में दारू इत्यादि बांटी जाती है वो नहीं बांटी जाएगी, क्योंकि वो ब्लैक मनी से ही तो बांटी जाती है। सबसे लास्ट में एटीट्यूड में भी चेंज लाने की आवश्यकता है लोगों में, ताकि लोग जो हैं वो फ्री चीज़ों से अट्रैक्ट ना हों। लोगों में इतनी समझ हो कि फ्री की चीज़ें हैं तो हमें एक प्रकार से लोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, जबकि असल मायने में डेवलपमेंट नहीं आ रही है। तो लास्ट में यही बोला जाता है कि सरकार को देखो जॉब क्रिएशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे। फ्रीबी जो कल्चर है ना, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, लॉन्ग टर्म में हमें सोचना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फ्रीबी कल्चर के बारे में। एक आर्टिकल हमारा रह गया जिसे हम कल डिस्कस कर लेंगे, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में, तो कल डिस्कस कर लेंगे हम। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।